हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें मैं आज फिर से एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ कौन सी चीज कहाँ पे है, कैसे है। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ पे दिख रहा है, इट्स अ सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ से लाइट निकलेगी लाइक दिस, ऐसे लाइट निकलेगी। ये जो लाइट है वो इस विंडो से पास होते हुए जाके यहाँ पर गिरेगी। कहाँ पर? एमिटर पे गिरेगी। एमिटर इज नथिंग बट अ मेटल। एमिटर मेटल का एक प्लेट होता है। तो जैसे ही लाइट एमिटर पे गिरती है, द एमिटर स्टार्ट्स रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, दे आर रिलीज्ड बाय द एमिटर। इन इलेक्ट्रॉन्स के पास ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी होती है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैव काइनेटिक एनर्जी, सो दे स्टार्ट मूविंग। मूव करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे कलेक्टर प्लेट है। इस प्लेट का काम है इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करना। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होंगे लाइक दिस। ठीक है, अब ये जो की है, इसको मैंने भी क्रॉस कनेक्शन किया है। ऐसे क्रॉस कनेक्शन भी कर सकते हैं और इसको सीधा ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे। तो इस की के थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, दे विल पास थ्रू दिस एमीटर। देन ये रियोस्टेट से जाते हुए इलेक्ट्रॉन का ऐसे पाथ बनेगा, ऐसे। की इसलिए कनेक्टेड है, यूजिंग द की आप ऐसे कर सकते हो। की के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कलेक्टर जो है इसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से भी कनेक्ट कर सकते हैं और कलेक्टर को पॉजिटिव से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर हम लोग प्लस माइनस को चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस की। ये जो की है, इस की को एक नाम दिया जाता है, कभी कभी इसका एक नाम रखा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज कम्यूटेटर। कम्यूटेटर इज अ नेम फॉर दिस फोर वे की, कम्यूटेटर। वोल्टमीटर विल मेजर, वोल्टमीटर जो है वो मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर। जो यहाँ पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, इट्स मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। एमीटर विल मेजर फोटो करंट। इस सब मैंने उस दिन बताया था ये चीजें। so this is hertz setup। इसके बाद हाँ, बिफोर आई प्रोसीड एक चीज और याद दिला देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टुवर्ड्स द कलेक्टर। अगर बाय चांस आप कलेक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे, मतलब इफ यू अप्लाई नेगेटिव वोल्टेज ऑन द कलेक्टर, देखिए नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया, हाँ, आयुष दुबे बोल रहा है कि आयुष दुबे सेइंग दैट कलेक्टर नॉन मेटल है कि मेटल है। एक्चुअली में कलेक्टर जो है वो मेटलिक ही होता है, उसका नॉन मेटल होने का कोई नीड नहीं है। इट हैज टू बी मेटलिक ओनली। मेटलिक ही है। मेटलिक इसलिए होना चाहिए, इट शुड बी मेटल, बिकॉज जब कलेक्टर के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे, व्हेन द इलेक्ट्रॉन विल फॉल ऑन द कलेक्टर, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कलेक्टर से पास होके आगे बढ़ेंगे ना, उसके लिए इट हैज टू बी अ मेटल। दोनों मेटल होते हैं, एमिटर कलेक्टर बोथ आर मेटल। चलिए मैं आगे बता रहा हूँ। हाँ, एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। जो ये कलेक्टर है ना, कलेक्टर मस्ट बी नेगेटिव। कलेक्टर नेगेटिव होना, अगर सपोज कलेक्टर को नेगेटिव से कनेक्ट किया है, so these electrons will be repelled by this negative collector। तो इलेक्ट्रॉन्स कम पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन will reach less on the collector। okay, इसमें the particular voltage that you have to apply, the particular voltage here that you have to apply to make the current zero, इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए, इलेक्ट्रॉन के ये जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का ये जो फ्लो है, इसको स्टॉप करने के लिए यहाँ पे जो नेगेटिव वोल्टेज आप लगाओगे, to stop the flow of electron, the negative voltage that you need to apply, that is called a stopping potential। ये बताया था मैंने। Stopping potential is that negative voltage which applied here, so that the electrons stops reaching the collector। उसके लिए यहाँ पे जो नेगेटिव वोल्टेज लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने के लिए, that is called stopping potential। ये भी बताया था मैंने लास्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद याद करो, मैंने आपको दो ग्राफ्स बताए थे। I told you two graphs। आज मैं तीसरे ग्राफ पे जा रहा हूँ। टोटल देयर आर 4 ग्राफ्स। आज मैं तीसरे ग्राफ पे जा रहा हूँ। लुक एट द सेकंड ग्राफ, यू मस्ट हैव इन द नोटबुक। आपकी नोटबुक में सेकंड ग्राफ रहेगा। चेक करो सेकंड ग्राफ
कौन सी दो क्वांटिटीज के बीच में प्लॉटेड है? सेकेंड ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन फोटो करंट एंड पोटेंशियल एट द कलेक्टर। सेकेंड ग्राफ इन दोनों के बीच में ही है, राइट? आज जो थर्ड ग्राफ है, थर्ड ग्राफ भी इन दोनों के बीच में ही आएगा। इट विल बी सेम बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज। ठीक है, आपको याद होगा ये ग्राफ कैसे आता है? इफ यू रिमेंबर, दिस ग्राफ कम्स दिस वे, स्ट्रेट ऐसा करके। याद है? ऐसा कुछ ग्राफ था। तो टुडे आई एम प्लॉटिंग द थर्ड ग्राफ। थर्ड ग्राफ भी ऐसा ही है, इट इज सिमिलर लाइक दिस ओनली। ये ग्राफ मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया है, ये कैसे आता है, आई हैव एक्सप्लेन लास्ट टाइम, तो फिर से मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। एनीबॉडी रिमेंबर्स ये पॉइंट क्या होता है? व्हाट दिस पॉइंट रिप्रेजेंट? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग मतलब एक्चुअली मैं बताऊं, ये इतना है, दिस इज, सी दिस इज अ पोटेंशियल अप्लाइड, this is a potential applied on the collector. Negative, this is a negative potential applied on the collector to make the photo current zero. ये है stopping potential. Yes. हाँ, अब यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये stopping potential है। Now, जब ये मैंने प्लॉट किया ना, लास्ट टाइम जब हमने सेकेंड ग्राफ प्लॉट किया था, सेकेंड ग्राफ में चेक करो, आपने यहाँ पे I1 I2 लिखा है, दो ग्राफ बनाए हैं, and you written I1. Do you remember what is that I1 I2? इंटेंसिटी है, राइट? इट इज इंटेंसिटी। आज हम लोग फ्रीक्वेंसी को लेके आएंगे। क्या मतलब है? देखो ये जो लाइट है ना, ध्यान से देखो, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ थर्ड ग्राफ। ये जो लाइट का सोर्स है ना, इसमें से लाइट आ रही है। लाइट के पास दो ऐसी चीजें होती है जिसको आप इजीली चेंज कर सकते हो। एक होता है लाइट का इंटेंसिटी, यू कैन इजीली चेंज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जब आप लाइट का इंटेंसिटी चेंज करते हो ना, तो लाइट की ब्राइटनेस चेंज हो जाती है। लाइट की ब्राइटनेस को कम ज्यादा करके आप इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हो, ओके? और दूसरी चीज होती है लाइट की फ्रीक्वेंसी। दूसरा होता है लाइट का फ्रीक्वेंसी, ओके? दूसरी होती है लाइट की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे तो लाइट का कलर चेंज हो जाता है। तो प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया था, उसमें मैंने लाइट का इंटेंसिटी चेंज करके बताया था। टुडे वी विल चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी बदलने पे कलर चेंज हो जाता है लाइट का, और इंटेंसिटी बदलने पे लाइट की ब्राइटनेस चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये देखो, आज मैं सपोज हम लोग लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया ना, इट इज फॉर द फ्रीक्वेंसी, न्यू वन। ये सिंबल देखो, इस सिंबल दिख रहा है, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं न्यू। इट्स कॉल्ड न्यू। न्यू इज अ सिंबल फॉर फ्रीक्वेंसी। तो सपोज लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू वन है, ठीक है? ओके, अब मैं लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा हूं, ओके, एंड आई एम मेकिंग इट न्यू टू बना दिया। जब पहले मैंने फ्रीक्वेंसी न्यू वन रखी थी, व्हेन फ्रीक्वेंसी वाज न्यू वन, लेट्स से ये ग्राफ मुझे मिला, और ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इट वाज V1. V1 is a stopping potential when the frequency is new one. अब मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज किया, लेट्स से नाउ फ्रीक्वेंसी इज न्यू टू, और वो ऐसा है, देखो, न्यू टू इज ग्रेटर देन न्यू वन, मतलब मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया। अब हम लोग फिर से ये ग्राफ प्लॉट करेंगे करंट वर्सेस वोल्टेज का। सो इट वाज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड दैट ग्राफ रिमेन्स दिस वे। ग्राफ ऐसे आ जाता है, देखो, दिख रहा है? मैंने दो ग्राफ प्लॉट कर दिया, देखो इसके अंदर। फर्स्ट जो ग्राफ है, इट इज फॉर फ्रीक्वेंसी न्यू वन, और जो सेकंड ग्राफ है, इट इज प्लॉटेड व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज न्यू टू। न्यू टू इज हायर देन न्यू वन। तो क्या लगता है, जब फ्रीक्वेंसी बदलने पे कौन सी चीज चेंज हो रही है? स्टॉपिंग पोटेंशियल शिफ्ट हो रहा है नेगेटिव। स्टॉपिंग पोटेंशियल शिफ्ट हो रहा है। आई थिंक फ्रीक्वेंसी आपने इंक्रीज की है, न्यू टू इज ग्रेटर देन न्यू वन। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है लाइट का, और उससे क्या हो रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बड़ा हो रहा है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग विद फ्रीक्वेंसी, राइट? ऐसा क्यों होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। इट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टाइन, जैसे मैंने बताया था। आज सिर्फ हम लोग ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं,
क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है. So this graph was plotted using experimental results. जो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट मिली उससे ये ग्राफ प्लॉट हुआ. ग्राफ से इजीली समझ में आ रहा है कि when you increase the frequency, stopping potential increases. stopping potential बढ़ता है. ठीक है, तो stopping potential हेलो सर. frequency. आप एक काम करो, सेकंड ग्राफ को रेफर करो जो हमने लास्ट टाइम बनाया था. उसमें इंटेंसिटी को आपने चेंज किया था. इंटेंसिटी को, तो इंटेंसिटी चेंज करने पे कौन सी चीज चेंज हो रही है? सर इंटेंसिटी चेंज करने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल शिफ्ट नहीं हो रहा है. लेकिन कुछ तो चेंज हो रहा है ना सेकंड ग्राफ में. Photo current. क्या चेंज हो रहा है? फोटो करंट. फोटो करंट. तो जो अभी आप लोग ने बताया वही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. ये देखो, जो करंट है, करंट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकेंड. करंट उसी को बोलते हैं एक्चुअली, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्जेस पासिंग पर सेकेंड. ये जो चीज है करंट, आपने बताया ये चीज इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है. राइट, ये कंक्लूजन है मेरा. और यहाँ पे अभी एक नई चीज आ रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में मैं और बताऊंगा, लेकिन एक चीज बताता हूँ, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, वो अल्टीमेटली ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं एमिटर में से, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है. मतलब ये मैं आगे बताऊंगा फिर से. स्टॉपिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है. जितना इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी उतना ही उनको रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल लगेगा. As the electron will have more kinetic energy, more potential will be needed to stop them. स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब काइनेटिक एनर्जी को दिखाता है. ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है. सो स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी आपने बताया वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है लाइट की. मतलब हम लोग जब लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तब स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है. हेलो सर. ये वेट अ सेकंड. ओके ये सर. दोनों पॉइंट्स हम लोग ने ग्राफ में से ही कंक्लूजन किया है. सो आई सजेस्ट ये दोनों पॉइंट भी लिख लो एंड ड्रॉ दिस ग्राफ आल्सो. हाँ बोलो अभी. हेलो सर. हाँ बोलो बोलो. सर आपने बोला सर फ्रीक्वेंसी बढ़ने के बाद सर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, लेकिन सर वो नेगेटिव साइड में बढ़ रहा है ना सर, तो फिजिकली तो वो डिक्रीज हो रहा है ना? नहीं, आप गलत सोच रहे हो. ये जो है ना, इट्स अ पोटेंशियल अप्लाइड एट द कलेक्टर. मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है. देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. ये जो कलेक्टर है ना, सपोज मैंने कलेक्टर पे -1 वोल्टेज लगाया. मतलब कलेक्टर का जो पोटेंशियल है वो -1 है और जो एमिटर है उसका पोटेंशियल +1 है. ये पोटेंशियल है. पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज +1, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज -1. तो +1 और -1 ना, तो दोनों में डिफरेंस 2 वोल्ट का हुआ. पोटेंशियल डिफरेंस इज 2 वोल्ट. 1 और -1 में कितना डिफरेंस होता है? 2 का डिफरेंस होता है ना. तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 2. हेयर पोटेंशियल इज -1, हेयर इज +1. अब मैं अगर ऐसा करूं, इधर पोटेंशियल कर दिया मैंने -2, इधर कर दिया +2, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो 4 का हो गया. +2 एंड -2 डिफरेंस कितने का हो गया दोनों में? 4 का. तो मैंने इंक्रीज किया ना. अब आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि सर हम लोग -1 से -2 पे चले गए, तो मतलब एक्चुअली डिक्रीज किया. नहीं, -1 से -2 गए, नो डाउट ये डिक्रीज हुआ, बट एक्चुअली में इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा फिर भी. सी, इसको हमने और नेगेटिव बना लिया. वी मेक इट मोर एंड मोर नेगेटिव. दैट्स ओके. तो आप समझ रहे हो कि ये डिक्रीज हुआ है. डिक्रीज नहीं हुआ है. आप माइनस इसलिए है क्योंकि इट इज नेगेटिवली चार्ज. इट्स नेगेटिवली चार्ज, दैट्स व्हाई माइनस. बट 1 से 2 हो गया, उस चीज को देखो आप मेनली. 1 से 2 हो गया, दैट मींस इट बिकम मोर पोटेंशियल. मैथमेटिकली मत सोचो. आप मैथमेटिकली सोचो. -1 से -2 जाना मतलब डिक्रीज होना. ये मैथमेटिकली नहीं है. -1 से -2 हो गया मतलब ये और ज्यादा नेगेटिव हो गया. ओके सर. So note down this graph and note down these 2 points also. इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा और डोंट वरी. ओके, ग्राफ क्लियर?
Sir, wait a minute. So जैसे आपको एक कंफ्यूजन हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, सो मेनी थिंग्स आर देयर, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी है, फोटो करंट भी है, यू मस्ट बी कंफ्यूज विद सो मेनी थिंग्स। ऐसे ही हर्ट्ज को भी कंफ्यूजन था। ये पूरा कंफ्यूजन तभी क्लियर होता है जब आपको आइंस्टाइन की थियरी पता होगी। So wait for some time. Right now you are just observing the things. You are not understanding that why they are happening. So I hope graph is over now. हाँ, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब एक चौथा ग्राफ बाकी है, फोर्थ ग्राफ इज पेंडिंग। ठीक है, फोर्थ ग्राफ प्लॉट करने से पहले, बिफोर आई गो फोर्थ ग्राफ, चलो मैं आपको एक छोटी सी फॉर्मूला डिराइव करके दिखा देता हूं। उसके बाद फोर्थ ग्राफ विल बिकम इजी टू अंडरस्टैंड। ये देखो, मैंने कहा जो एमिटर में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ना, द इलेक्ट्रॉन व्हिच कम्स आउट ऑफ द एमिटर, लेट्स से ये देखो एमिटर है। देखो स्टूडेंट, मैं एक छोटी सी फॉर्मूला डिराइव करके दिखा रहा हूँ। ये जो एमिटर है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं लाइक दिस। ये इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। दिस इलेक्ट्रॉन डू हैव अ काइनेटिक एनर्जी बिकॉज दे आर कमिंग आउट विथ अ वेलोसिटी। कुछ स्पीड से ये बाहर निकलते हैं। ये आपका दूसरा प्लेट है विच इज कॉल्ड कलेक्टर। अब कलेक्टर और एमिटर के बीच में, बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर, आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो। यू आर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर। ठीक है, आप अप्लाई करते हो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट टर्म। पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है, पोटेंशियल इज नॉट एक्चुअली इंपॉर्टेंट। आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी पोटेंशियल 0 वोल्ट ले सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सपोज मैं ऐसे मान रहा हूँ कि एमिटर पे जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट है। 0 वोल्ट हमारी चॉइस हो सकती है कभी भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था 0 वोल्ट इज आवर चॉइस। हम अपनी चॉइस के हिसाब से किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल 0 ले सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 0 वोल्ट ले लिया, और कलेक्टर जो है ना, कलेक्टर, उस पे पोटेंशियल है -V0, नेगेटिव पोटेंशियल है, देखो -V0, और यहाँ पर पोटेंशियल है 0। तो 0 इज हायर कंपेयर टू -V0 ना, मतलब ये साइड पे हाई पोटेंशियल है और ये साइड पे लो पोटेंशियल है। ठीक है, हेयर पोटेंशियल इज हाई, हेयर लो। तो देखो मैंने दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। इधर पोटेंशियल है 0, इधर है -V0, ऐसे याद रखो। जस्ट -V0 है मतलब यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव चार्ज। अब देखो, इमेजिन करो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर कमिंग विथ काइनेटिक एनर्जी, दे आर कमिंग विथ अ काइनेटिक एनर्जी। और जब ये प्लेट पर पहुंचे, व्हेन दे रीचेस टू द कलेक्टर प्लेट पे पहुंचने से जस्ट पहले, जस्ट बिफोर दे रीच द कलेक्टर प्लेट, सपोज वो इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गए। The electron stops just before reaching the collector plate, रुक गए वो। ठीक है, obviously इलेक्ट्रॉन स्टॉप होंगे क्योंकि these electrons are negative charge, और ये प्लेट पे भी आपने नेगेटिव चार्ज अप्लाई किया ना, ये भी नेगेटिवली चार्ज प्लेट है और इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव है, तो रिपल्शन से स्टॉप हो सकते हैं ना। तो सपोज इलेक्ट्रॉन रीचेस हियर एंड दे जस्ट स्टॉप बिफोर रीचिंग दिस। अगर इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गए, so I can call this potential, ये जो potential मैंने अप्लाई किया है, I can call this potential as a stopping potential. इसको मैं stopping potential बोल सकता हूँ, right? So this is stopping potential, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गए। अब एक बात बताओ स्टूडेंट, थोड़ा सोच के मुझे आंसर देना। ये इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी थी, इधर आते आते इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गए। स्टॉप हो गए मतलब काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। तो कहाँ गई वो काइनेटिक एनर्जी? एनीबॉडी? ने इधर स्टॉपिंग Potential. पोटेंशियल के इसमें से ये हुई गई। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई। यस, इट इज करेक्ट, इट्स करेक्ट। सो काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। आप याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने आपको ऐसा बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि अगर आप चार्ज को, इफ यू टेक अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट,
So work done on the charge, work done can store in the form of potential energy. ऐसे बताया था. तो यहाँ पे kinetic energy has converted into the potential energy. So potential energy के form में store हो जाएगा. मैं ऐसे बोल सकता हूँ, the work done on these electrons, जो हमने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वर्क किया, वर्क स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. इस बार क्या हुआ है, इस बार ऐसा हुआ है, द काइनेटिक एनर्जी हैज नाउ कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी. अब याद करो, ये जो वर्क डन है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद करो, इस वर्क डन की एक फॉर्मूला मैंने आपको बताई थी, चार्ज इनटू v2 minus v1. The charge which is carried from one place to another place into potential difference between two plates. Charge into potential difference gives you the potential energy. और ये फॉर्मूला बताई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगेगी. तो जो काइनेटिक एनर्जी है, इट कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, बट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कैन बी रिटन दिस वे, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. चार्ज टाइम्स जो चार्ज आपने शिफ्ट किया यहाँ से वहां, चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स will be equal to potential energy stored in them, but potential energy will be same as kinetic energy. So kinetic energy will be equal to q times v2 minus v1. ये q है वो चार्ज जिसको आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके गए. Can you tell me which charge has gone from one point to another point? इलेक्ट्रॉन. तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज डालेंगे, e. इलेक्ट्रॉन चार्ज. v2 minus v1 is the potential difference between these 2 points. Either potential है 0 और इधर है माइनस v नॉट. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, इतना हुआ, 0 माइनस माइनस v नॉट. ये हुआ ना दोनों के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस, v नॉट है माइनस माइनस v नॉट. कितना हुआ, V naught. पोटेंशियल डिफरेंस v नॉट है, तो ये पोटेंशियल v नॉट है. तो देखो एक न्यू फॉर्मूला डेवलप हो रही है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से बाहर आते हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पूरा लॉस हो जाती है in the form of potential energy. तो उस potential को हम लोग stopping potential बोलते हैं. Kinetic energy can be given by E times stopping potential. It's a formula which tells you that kinetic energy is directly proportional to stopping potential. E तो constant है ना, E is constant. Ke और V naught direct proportional. यस सर. मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे इधर मैंने आपको बताया था that stopping potential depends on kinetic energy. वही पॉइंट यहाँ पे मैंने प्रूफ किया अभी. देखो इसका फिजिकली मतलब समझ लो. इसका फिजिकली मतलब है, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ आएंगे, if the electron will come with a more kinetic energy, so more potential difference is needed to stop them. इसका मतलब वही है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगी तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा उनको स्टॉप करने के लिए. ठीक है, जिन स्टूडेंट को चाहिए आप नोट कर सकते हो पूरा डेरिवेशन, नोट इट डाउन, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ऐसे एक छोटा सा हेडिंग डाल सकते हो, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल. इट्स अ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल. सर ये फोर्थ ग्राफ का ही है क्या? नहीं, फोर्थ ग्राफ अब इजी हो जाएगा इसके बाद ड्रॉ करना. फोर्थ ग्राफ मैंने ड्रॉ नहीं किया. बिफोर फोर्थ ग्राफ आई डिड दिस थिंग. अभी मैं फोर्थ ग्राफ बनाऊंगा अभी. हेलो सर. हेलो. हाँ बोलो सर वो ई कहाँ से आया सर, वो समझ में नहीं आया सर. ठीक है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाओ. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने एक पॉइंट बताई थी, अगर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है v2 minus v1, so this potential difference is equal to work done. It's equal to work done in shifting a charge from one point to second point divided by charge q naught. ये फॉर्मूला मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बनाई थी. ये जो W है ना, it's a work done to shift the charge from one place to another place divided by q naught. Q naught is that charge which you shifted. So this become work done per charge, work done on a unit charge. This is defined as a potential difference between two plates. यहाँ पर भी मैंने यही फॉर्मूला लगाई है. तो यहाँ पर Q नॉट की जगह हमने इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट किया, तो Q नॉट की जगह इलेक्ट्रॉन आ गया. In place of Q नॉट it has come electron.
इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, so E into V2 minus V1 is a work done. तो यहाँ पर क्या होता था, ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन वाज कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी, बट यहाँ पर हमारे केस में क्या होता है, द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी. Yes, sir. Yeah, completed this. यहाँ तक कंप्लीट कर लो. सर हाई एमिटर एंड लो कलेक्टर. या एमिटर का मतलब, एमिटर पे हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया है और कलेक्टर पे नेगेटिव पोटेंशियल लगाया है. तो पॉजिटिव पोटेंशियल जो हायर पोटेंशियल मतलब माइनस वी नॉट के कंपैरिजन में जो जीरो है वो हायर हुआ ना, जीरो इज हायर कंपेयर टू माइनस वी नॉट. तो जीरो को मैं बोलता हूँ हाई पोटेंशियल और माइनस वी नॉट को बोल रहा हूँ मैं लो पोटेंशियल. इस प्लेट पर पोटेंशियल है जीरो और इस प्लेट पर पोटेंशियल है माइनस वी नॉट. सो जीरो इज हायर देन माइनस वी नॉट ना. So I hope it is completed. चलिए, so I hope it's over now. अब मैं आपको फोर्थ ग्राफ बना के दिखाता हूँ. See, this is now fourth graph. फोर्थ ग्राफ में ये जो y एक्सिस है ना, y एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी प्लॉट किया गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स. अब यूजुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स तो दिखते भी नहीं है, उनकी काइनेटिक एनर्जी हम लोग मेजर नहीं कर सकते. स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर करके उसमें से काइनेटिक एनर्जी मेजर कर सकते हैं ऐसा. यहाँ पे हर्ट्ज ने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी प्लॉट किया, बट हाउ डज ही गॉट काइनेटिक एनर्जी? ही मेजर्ड पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इसने मेजर किया. स्टॉपिंग पोटेंशियल की हेल्प से हम लोग काइनेटिक एनर्जी मेजर कर सकते हैं. ये है ना फॉर्मूला. सो हर्ट्ज ने क्या किया, हर्ट्ज ने स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर किया फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स. ही मेजर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल and then using stopping potential here we can find kinetic energy. तो उसने यहाँ पे kinetic energy प्लॉट किया और x axis पे ही plotted frequency of light. ये frequency versus kinetic energy का ग्राफ है. तो ये जो ग्राफ इसने प्लॉट किया ना, he plotted this graph. इसको ग्राफ कुछ ऐसे शेप का मिला. This kind of a graph he got experimentally. It's a straight line but not passing through origin. It's a straight line cutting the x-axis. इस ग्राफ का मैं मतलब समझा देता हूँ. हर्ट्ज ने सबसे पहले ये चीज ऑब्जर्व की कि जो फ्रीक्वेंसी है ना, इट्स अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. फ्रीक्वेंसी को जब तुम बहुत कम रखोगे, इफ यू कीप अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, मतलब बहुत कम फ्रीक्वेंसी की लाइट को हमने पास किया विंडो से, ठीक है. तो जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी ना, तो इसने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर ही नहीं आ रहे थे. इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट कमिंग आउट. ये देखो, जब ये फ्रीक्वेंसी रखी ना हमने, ये वाली, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? लो फ्रीक्वेंसी है ये. व्हेन दिस फ्रीक्वेंसी वाज केप्ट, इट इज वेरी क्लोज टू जीरो, मतलब ये लो फ्रीक्वेंसी है. ये फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर ही नहीं आ रहे थे एमिटर में से. इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो होगी ना. दैट्स व्हाई हियर द y कोऑर्डिनेट इज जीरो, ओनली फ्रीक्वेंसी इज देयर. लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, अभी भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आ रहे. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ये देखो, ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है. ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद जब हम लोग फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ाएंगे, तब इलेक्ट्रॉन्स निकलना चालू करते हैं. एंड इलेक्ट्रॉन निकलना चालू करेंगे तब उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी. तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स कमिंग आउट आफ्टर दिस फ्रीक्वेंसी. ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इस फ्रीक्वेंसी को एक्सीड करने के बाद, आफ्टर इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी बियॉन्ड दिस, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स ने आना शुरू किया और इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी आने लगी. तो ये फ्रीक्वेंसी है जिसपे इलेक्ट्रॉन्स ने बाहर निकलना स्टार्ट किया एमिटर में से. ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसको एक बहुत स्पेशल फ्रीक्वेंसी है ये. इसको हम लोग डिनोट करते हैं न्यू नॉट से. न्यू नॉट, सीधे सिंबल. ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल को मैंने बताया था, न्यू बोलते हैं. न्यू, न्यू इज अ सिंबल फॉर फ्रीक्वेंसी. न्यू नॉट, इसको आप स्टॉपिंग पोटेंशियल मत समझ लेना, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं है स्टूडेंट. इट्स दैट फ्रीक्वेंसी एट विच द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स कमिंग आउट ऑफ द मेटल.
और जब इलेक्ट्रॉन मेटल में से बाहर आते हैं ना, उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं. When electron comes out of the metal, it is called photoelectric effect. So photoelectric effect just starts when you reach this frequency. इस frequency से कम वाली frequency पे photoelectric effect नहीं हो रहा है. इस frequency से increase करने पर, मतलब when you exceed this frequency, तब photoelectric effect start होता है. तो ये जो बहुत important frequency है, I can say it is a minimum frequency at which photoelectric effect just starts. इस frequency को बोलते हैं threshold frequency. It is known as threshold frequency. Threshold frequency. Student, कभी आपने ये word सुना है threshold? Or is it first time you are hearing this word? सुना है सर. सुना है केमिस्ट्री में? नहीं सर, इंग्लिश में. अच्छा, क्या मतलब होता है थ्रेशोल्ड का इंग्लिश में? सर वो बॉर्डर होता है कुछ तो एक. हाँ स्टूडेंट, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ. ये जो वर्ड है थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है बॉर्डर. ठीक है, अगर मैं बोलूं कोई पर्सन है, कोई आदमी है जिसका वजन बढ़ते जा रहा है, वजन बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो उसको मैं बोलूंगा कि अभी वो थ्रेशोल्ड पे है, मतलब बॉर्डर पे है. अब थ्रेशोल्ड पे है मतलब अभी इसका वजन अगर और बढ़ेगा तो इसको बीमारियां शुरू हो जाएंगी. मतलब अगर मैं बोलूं अभी इसका जो वजन है इससे बढ़ने पे उसको बीमारियां शुरू हो जाएंगी, मतलब वो अभी थ्रेशोल्ड पे है, ही इज ऑन द बॉर्डर. ठीक है, तो थ्रेशोल्ड मतलब बॉर्डर होता है एक्चुअली. तो ये बॉर्डर फ्रीक्वेंसी है. इस बॉर्डर के राइट साइड जाओगे तो फोटो इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, और इस बॉर्डर के लेफ्ट साइड जाओगे तो फोटो इफेक्ट बंद हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन विल स्टॉप कमिंग आउट if you go on left side. Electron will be released if you go on the right side of this frequency. इस frequency को बोलते हैं threshold frequency. It is denoted by the symbol nu naught. इसका symbol nu naught है. Okay. So मैं आपको इसका definition भी लिखवा दूंगा. I will give you its definition. But first you note down this graph. Graph note करो. Note down the graph. Or now put the heading threshold frequency. I will dictate its definition now. Hello, sir. हाँ बोलो. बोलो क्या हुआ? हाँ एक मिनट, अनिकेत सुपे, एक मिनट माइक ऑन करो. अनिकेत सुपे, अनिकेत सुपे माइक ऑन करो. हेलो. हाँ अनिकेत. हाँ सर. हाँ गुड मॉर्निंग. क्या बात है भाई, ये लेक्चर ऑन करके आराम करने बैठ जाते हो क्या? लेक्चर को ऑन करके मतलब? नहीं सर, उस दिन है ना, मैं आपके 5 लेक्चर नहीं देखा था उस कलेक्टर के बाद के. तो कुछ प्रॉब्लम्स थे, मैं सर को फोन करने के बाद बताने वाला था. अच्छा, ऐसा 2 दिन हुआ था? 2 दिन ऐसे किया था आपने? सैटरडे हाँ को भी नहीं सर, किया, फ्राइडे को भी नहीं अटेंड किया था, सैटरडे को भी अटेंड नहीं किया था आपने? नहीं सर, मैं अटेंड किया था, मुझे नहीं आ रहा था तब. बस मैं इतना ही बोलूंगा कि ये जो सब एक्सक्यूजेस दे रहे हो ये सब समझते हैं हम, मैं भी समझ रहा हूँ, बाकी बच्चे भी समझ रहे हैं. ये जो एक्सक्यूजेस है ना, नहीं. कोई फायदा नहीं होने वाला है. लिसन, कोई फायदा नहीं होने वाला है इन एक्सक्यूजेस का. ये मतलब समझ में आ जाता है कि कौन क्या बोल रहे हो और कितना आप सही बोल रहे हो. इससे अच्छा है ये छोड़ दो, चीजें फालतूगिरी है ये. लेक्चर अटेंड करना नहीं है, ऐसे टाइम पास करना है, वो सब छोड़ दो. थोड़ा अटेंड करो, हो सकता है नहीं तो 12th में फेल भी हो सकते हो. ऐसा मत सोचना कि सर करता हूँ अटेंड में. नहीं बता रहा हूँ, प्रूफ है सर मेरे पास.
नहीं नहीं, प्रूफ रखो अपने पास ही रखो, ठीक है। खाली मैं बता रहा हूँ, आगे चल के पता चलेगा, नहीं तो फेल भी हो सकते हो। ऐसा मत सोचना कि 12th तो मैं आराम से पास कर लूंगा, वो गलत फहमी होती है। तो 12th में बहुत बच्चे फेल भी होते हैं, ठीक है। और ये इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है फिजिक्स। फिजिक्स तो आप ऑलरेडी आप लोग को डिफिकल्ट लगता है, तो सर बीमार था मैं तब। हाँ हाँ, बस बस ठीक है, ठीक है, हाँ चलो ठीक है। बाकी स्टूडेंट हेडिंग डालो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, हेड ऑन। इट इज डिफाइंड एज, हेड ऑन, it is defined as the minimum frequency of incident light. It is defined as the minimum frequency of incident light at which the photoelectrons just starts, photoelectron just starts coming out of the metal surface. The photoelectron just starts coming out of the metal surface. लिखा? इसका एक और डेफिनेशन है, देयर इज वन मोर डेफिनेशन। और करके और लिखो, और दूसरा डेफिनेशन मैं लिखवा रहा हूं अभी, और करके लिख दो और। अब मैं दूसरा डेफिनेशन बता रहा हूं इसका। It is defined as the minimum frequency. It is defined as the minimum frequency of incident light. Minimum frequency of incident light at which the photoelectric effect just starts. Photoelectric effect just starts. Photoelectric effect just starts. जिनको यही नहीं पता फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब आप किसी मेटल के ऊपर लाइट को गिराते हो, व्हेन यू रिलीज द लाइट ऑन द मेटल, लाइट मेटल के ऊपर गिरती है तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, उसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। सो आई थिंक ये फोर्थ ग्राफ क्लियर है अभी, और आपने थ्रेशोल्ड का डेफिनेशन भी लिख दिया, ठीक है। चाहिए तो मैं आपको ये जो एक ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपका जो पूरा टॉपिक चल रहा है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ही चल रहा है, तो चाहिए तो मैं आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी डेफिनेशन लिखवा देता हूं, दैट व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके ओके, क्वेश्चन पुट करो, पुट द क्वेश्चन, व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। पुट दिस क्वेश्चन, व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलो मैं इसका भी डेफिनेशन लिखवा देता हूं। इसमें लिखो, it is a phenomena, it is a phenomena in which the electrons are emitted. It is a phenomena in which the electrons are emitted from the metal surface. Electrons are emitted from the metal surface whenever the metal surface is illuminated. Metal surface is illuminated with the light, illuminated with the light of suitable frequency. हाँ, मैंने वही लिखा है अभी, illuminated with a light of suitable frequency. ठीक है, वो जो suitable frequency है
जो आप लिख रहे हो इट शुड बी इल्यूमिनेटेड विथ अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, वो सुटेबल फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी? सुटेबल फ्रीक्वेंसी क्या होगी सोचो, थ्रेशोल्ड से ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी को आप सुटेबल बोलोगे या थ्रेशोल्ड से कम वाली फ्रीक्वेंसी को? ज्यादा वाले। ज्यादा वाले। ज्यादा वाली। हाँ, वो मेंशन नहीं करना है, लेकिन आपको समझना चाहिए खुद कि वो सुटेबल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, थ्रेशोल्ड से ज्यादा वाली होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन खत्म हो गया। दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इट वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट हर्ट्ज। हर्ट्ज ने इसको डिस्कवर किया था इन द ईयर 1886। ओके, सो आई होप पूरा आपका ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लियर है। अभी चारों ग्राफ क्लियर है? ठीक है, इन चारों ग्राफ से जो रिजल्ट्स मिलती है, द रिजल्ट्स या ऑब्जर्वेशंस जो मिलती है, वो मैं अभी आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस में लिखवा देता हूँ। आप एक छोटा सा हेडिंग पुट करो। यू पुट द हेडिंग ऑब्जर्वेशंस ऑफ हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशंस ऑफ हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज ने जो जो चीजें ऑब्जर्व की मैं वो लिखवा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ, ऑब्जर्वेशंस ऑफ हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। चलिए, पहला ऑब्जर्वेशन मैं बता रहा हूँ अभी, पहले लिख लो, मैं फिर समझाता हूँ उसको। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, the photoelectric effect is the instantaneous effect. Photoelectric effect is the instantaneous effect. Instantaneous की स्पेलिंग आपको आती है? मैंने स्क्रीन पे भी लिख रहा हूं। Photoelectric effect is the instantaneous effect. स्टूडेंट, अभी मैं पहले लिखवा देता हूं, मैं बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पहले आप लिख लो जस्ट। सो फर्स्ट पॉइंट ओवर, नाउ राइट डाउन सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखो। The kinetic energy and stopping potential, the kinetic energy and stopping potential of ejected electrons, kinetic energy and stopping potential of ejected electrons depends on the frequency of light. Depends on the frequency of light. ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो। Write on third point. The number of electrons emitted. The number of electrons emitted per second. The number of electrons emitted per second. Or photocurrent. The number of electrons emitted per second or photocurrent depends on intensity of light. Depends on intensity of light, but do not depend on frequency. Depends on intensity of light, but do not depend on frequency. ठीक है, do not depend on frequency. एक बार ये तीनों पॉइंट्स पढ़ के देखो, जो तीन ऑब्जर्वेशंस मैंने लिखा ही है। ये तीन सिर्फ ऑब्जर्वेशंस हैं, तीनों पढ़ के देखो। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। आई विल एक्सप्लेन दैट पॉइंट अगेन। रीड इट। हेलो सर, बोलो सर वो सेकंड पॉइंट एक बार रिपीट करो ना। हाँ, सेकंड पॉइंट मैंने ये लिखवाया था, द काइनेटिक एनर्जी, के लिख दो, के द काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ
ejected electrons depends on frequency of light. ठीक है? हेलो सर। हाँ सर वो फर्स्ट वाला बताओ ना, मैं हाँ सुना ही नहीं सर, एग्जिट हो गया, डायरेक्ट फ्रीज हो गया था स्क्रीन पूरा। हाँ, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो मैंने लिखवाई थी, फर्स्ट पॉइंट है, द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इंस्टेंटेनियस इफेक्ट. द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इंस्टेंटेनियस इफेक्ट. ये मैं एक्सप्लेन अभी करूंगा. आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट नाउ. ओके स्टूडेंट्स, सबने 3 पॉइंट्स लिख दिया. इसमें आई एम श्योर फर्स्ट पॉइंट थोड़ा बहुत क्लियर नहीं है आपका, लेकिन सेकंड और थर्ड पॉइंट तो क्लियर है आई थिंक. ठीक है? हाँ चलो, मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट. फर्स्ट पॉइंट आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट. अब ध्यान से आगे सुनो, अभी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ध्यान से देखो. ये जो भी हमने ऑब्जर्वेशंस की ना, whatever observation we found out, these are the observations done from experiments. एक्सपेरिमेंट करके हमको ये ऑब्जर्वेशंस मिली. ठीक है? ये सारी जो ऑब्जर्वेशंस है ना, इनको एक्सप्लेन करने के लिए, टू एक्सप्लेन ऑल दीज ऑब्जर्वेशन, कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर आप लाइट को वेव अज्यूम करोगे, इफ यू अज्यूम लाइट एज अ वेव, आपको मालूम है कि लाइट वेव होती है. अगर आप लाइट को वेव अज्यूम करोगे एंड देन यू ट्राई टू एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशंस, यू कैन नॉट एक्सप्लेन. ये ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेन नहीं हो सकती है बेस्ड ऑन द लाइट एज अ वेव. ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे, आई विल टेल यू. बट पहले खाली सुन लो. लाइट को अगर आप वेव अज्यूम करोगे ना, इफ यू टेक लाइट एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या कोई भी वेव ले लो, तो आप ये जो ऑब्जर्वेशंस अभी आपने किया फ्रॉम हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, ये ऑब्जर्वेशंस आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाई दिस हैपेंड. इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए ये कंफ्यूजन हो गया था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर ये फिनोमेना ही कंफ्यूजन में आ गई. मतलब नोबडी वाज एबल टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना. बाद में आइंस्टाइन ने लाइट को पार्टिकल की तरह ट्रीट किया. आइंस्टाइन ट्रीटेड द लाइट एज अ पार्टिकल, और पार्टिकल लेके इसने आराम से ये सारी ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेन कर दी, है ना? ये आपने सुना है. ठीक है? सो इसमें देखो, अभी ध्यान से सुनो. जब आप लाइट को वेव अज्यूम करोगे, तो मैंने कहा कि इस ऑब्जर्वेशंस को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते. यू कैन नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस बाय टेकिंग लाइट एज अ वेव, है ना? अब ऐसा क्यों होता है, मतलब ऐसा क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकते इस चीज को, वो आपके टेक्स्ट बुक ने लिखा ही नहीं है. आपके टेक्स्ट बुक ने ये एक्सप्लेन ही नहीं किया है कि वेव लेके वेव को कंसीडर करके क्यों एक्सप्लेन नहीं हो सकता है. व्हाई वी कैन नॉट, या वेव जो है, वेव कहाँ कहाँ पे फेल होती है, वेयर दिस फेल्स, वो एक्सप्लेन नहीं किया है. आपके नॉलेज के लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ. आई विल एक्सप्लेन यू कि वेव लेने पर ऐसी एक्सप्लेनेशन हम लोग इसको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर सकते, तो वो मैं आज बता देता हूँ. ठीक है? तो मतलब इन सिंपल वर्ड्स आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई वेव थियरी फेल्ड टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. लेकिन ये टेक्स्ट बुक में नहीं है स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक में नहीं है इसका कुछ भी, तो ये एक्स्ट्रा है आपके नॉलेज के लिए. व्हाई वेव थियरी, मतलब लाइट को जब आप वेव अज्यूम करते हो, व्हाई वेव थियरी फेल्ड टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है? आज ये फिनिश कर लेते हैं. नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पूरी तरह से आइंस्टाइन की थियरी पे जाएंगे. ठीक है? सुनो, जब आप लाइट को वेव अज्यूम करते हो ना, व्हेन यू टेक लाइट एज अ वेव, तो वेव का एम्पलीट्यूड रहता है. एवरी वेव हैज अ एम्पलीट्यूड. आपको एम्पलीट्यूड मालूम है क्या होता है? एम्पलीट्यूड इंक्रीज करने पर, व्हेन यू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, वेव की जो एनर्जी होती है, द एनर्जी ऑफ द वेव इंक्रीजेस. व्हेन यू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, द एनर्जी कैरिड बाय द वेव इंक्रीजेस. और जब वेव की एनर्जी बढ़ती है ना, तभी इंटेंसिटी भी बढ़ती है.
मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ाने पे एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी जब बढ़ती है तो इंटेंसिटी ऑफ दैट वेव बढ़ती है। ठीक है, सर फ्रीक्वेंसी कम होगी? नहीं, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है इन चीजों से। एम्पलीट्यूड बढ़ाने पे फ्रीक्वेंसी को कुछ नहीं होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो पहले। एम्पलीट्यूड बढ़ाने पे एनर्जी बढ़ती है वेव्स की, मतलब वेव्स विल कैरी मोर एनर्जी इन अ यूनिट एरिया। छोटी सी स्पेस में वो ज्यादा एनर्जी कैरी करेंगी, उससे इंटेंसिटी बढ़ती है। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ती है तो क्या होना चाहिए पता है? एक्चुअली होना क्या चाहिए, ये देखो ये मेटल की सरफेस है, इट्स अ मेटल, इस पे सपोज ऐसे लाइट गिरती है, लाइट गिरने पे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, लाइट गिरने पे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, इफ आई इंक्रीज इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी बढ़ाई मतलब एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई मतलब दिस लाइट विल कैरी मोर एनर्जी, ये लाइट ज्यादा एनर्जी लेके आएगी, लाइट ज्यादा एनर्जी लेके आएगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। लॉजिकली सोचो तो ये राइट है। इफ यू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, the energy of the light will increase, the light will take more energy, लाइट की जो एनर्जी है वही इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी को बढ़ना चाहिए, the kinetic energy of the electrons should increase, मतलब kinetic energy should depend on intensity, kinetic energy must depend on intensity। लेकिन आप ऑब्जर्वेशंस में देखो, ऑब्जर्वेशन में लिखा है kinetic energy does not depend on intensity, kinetic energy depends on frequency लिखा है आपके ऑब्जर्वेशन में। तो ये होना ही नहीं चाहिए। एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करना चाहिए? इंटेंसिटी पे, बट ऐसा होता नहीं है। दैट्स व्हाई वेव थियरी फेल्ड। ये पहला पॉइंट है वेव थियरी के फेल्यूर का, समझा? जब आप एम्पलीट्यूड बढ़ाते हो ना तभी इंटेंसिटी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी से इंटेंसिटी नहीं बढ़नी चाहिए। एम्पलीट्यूड बढ़ाने पे फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ी मतलब एनर्जी बढ़ेगी इसमें, और एनर्जी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, इसलिए ये फेल हुआ। चलो एक और पॉइंट बता देता हूँ, आई विल टेल यू वन मोर पॉइंट, डोंट वरी। एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ आगे, सी द नेक्स्ट पॉइंट। एक और पॉइंट बता रहा हूँ, सी, अगर आप लाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, इफ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नाउ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे पता है क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे द नंबर ऑफ वेव्स कमिंग पर सेकेंड ये बढ़ जाती है, नंबर ऑफ वेव्स कमिंग पर सेकेंड बढ़ जाती है, मतलब ज्यादा वेव्स इंसिडेंट होंगी, नंबर ऑफ वेव्स फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस विल इंक्रीज। ये देखो मेटल सरफेस है ये, अगर आप लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, आपने फ्रीक्वेंसी के लिए सुना होगा, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट नंबर ऑफ वेव्स अराइविंग पर सेकेंड, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड बढ़ जाएंगी, ये जो वेव्स आ रही है ना इनका नंबर बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ वेव्स विल इंक्रीज। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स विल इंक्रीज। तो इससे क्या होना चाहिए? वेव्स बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को नहीं बढ़ना चाहिए, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड नॉट इंक्रीज। खाली ज्यादा वेव्स आ रही हैं तो उससे एनर्जी नहीं बढ़नी चाहिए एक्चुअली। सर इंटेंसिटी ज्यादा होएगा ना, लेकिन देखो नंबर ऑफ वेव्स बढ़ने से इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगा, वेव्स का जब एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ता है। See, if you increase the frequency of the waves, that means number of waves will come more. वेव ज्यादा आएंगी लेकिन वो ज्यादा एनर्जी लेके थोड़ी आएंगी, एनर्जी उतना ही लेके आएंगी जितना वो पहले लेके आ रही थी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे इंटेंसिटी नहीं बढ़ता है, मतलब वेव्स जो आएंगी ना, नंबर ऑफ वेव्स खाली बढ़ेगा, नंबर ऑफ वेव्स बढ़ेंगी मतलब ज्यादा वेव्स गिरेंगी, लेकिन एनर्जी तो उतना ही गिरता रहेगा पर सेकेंड। ठीक है, तो होता क्या है कि एक्चुअली देखो ये मतलब एक ऑब्जर्वेशन है वेव थियरी का, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो ना तो वेव्स का नंबर बढ़ता है, उससे डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नहीं बढ़नी चाहिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड नॉट इंक्रीज। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नहीं बढ़नी चाहिए फ्रीक्वेंसी के साथ, बट इन द ऑब्जर्वेशन हमने देखा है
फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वेव थियरी फेल होता है। सर ये पॉइंट नहीं समझा। अकॉर्डिंग टू वेव थियरी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ना चाहिए। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे नंबर ऑफ वेव्स खाली बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़नी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की। अब बोलेंगे, अब जिसको अभी भी डाउट है तो एक काम करो, मैं आपको एक डायग्राम से समझा देता हूँ ये चीज। देखो शायद आप डायग्राम नहीं समझ पा रहे हो। देखो ये मेटल की सरफेस, ये मेटल है, इसमें देखो ये इलेक्ट्रॉन है, सी दिस इज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस पे ऐसे वेव्स आके गिर रही हैं, ठीक है। अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे, हाँ, सो नंबर ऑफ वेव्स विच आर इंसिडेंट पर सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे नंबर ऑफ वेव्स बढ़ता है, ये वेव थियरी है। अब ज्यादा वेव्स गिरेंगी, लेकिन उससे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़नी चाहिए। क्यों? देखो जब ये वेव्स गिरेंगी ना, तो इन वेव्स से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सफिशिएंट हो जाएगी, व्हेन इट विल हैव अ सफिशिएंट एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग जाएगा ना। जब इलेक्ट्रॉन को पास सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगी तो वो निकल जाएगा। सो नंबर ऑफ वेव्स अगर आपने बढ़ा भी दिया तो भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उससे बढ़नी नहीं चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो भाग जाएगा काइनेटिक एनर्जी लेके। तो वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स बढ़ाने पे, सपोज ये ज्यादा वेव्स आ रही हैं, उससे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़नी चाहिए। जैसे ही वो अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो भाग जाएगा। तो नंबर ऑफ वेव्स बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़नी चाहिए एक्चुअली। लेकिन ऑब्जर्वेशंस हमने जो किया था, ऑब्जर्वेशन से पता चला दैट काइनेटिक एनर्जी डज डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, काम करो, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है आपको, कल मैं आराम से इसको समझा दूंगा। एक चीज मैंने आपको आज बताई थी, इंस्टेंटेनियस इफेक्ट। खाली मैं इसका मतलब बता देता हूं आज, बाकी मैं कल डिस्कस करूंगा। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस इफेक्ट? आप में से कोई बता सकता है इंस्टेंटेनियस इफेक्ट मतलब इट वेरी फास्ट इफेक्ट और वेरी स्लो इफेक्ट? किसको वेरी फास्ट। फास्ट। होता क्या है पता है? अगर मेटल के ऊपर जब आप लाइट गिराते हो ना, व्हेन यू रिलीज द लाइट ऑन द मेटल, ठीक है, बहुत ही कम टाइम में, विद इन द टाइम ऑफ 10⁻⁹ सेकेंड, मतलब बिना ज्यादा टाइम लगाए, विद इन द टाइम ऑफ 10⁻⁹ सेकेंड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट रिलीजिंग। मतलब जैसे लाइट गिरती है, बिना किसी डिले के, बिना किसी गैप के, फटाफट इलेक्ट्रॉन निकलना चालू कर देते हैं। लाइट गिरा और कोई गैप नहीं आता है, लाइट गिरा और इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स कमिंग आउट। ये भी वेव के साथ नहीं हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल विथ अ वेव। अगर वेव होगी ना, तो वेव जब इसके ऊपर गिरेगी, आहिस्ता आहिस्ता लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, वेव को एब्जॉर्ब करेंगे, और कुछ देर के बाद इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जैसे ही लाइट गिरना शुरू होती है इलेक्ट्रॉन निकलना चालू कर देते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल विथ अ वेव नेचर। जब किसी सरफेस पे वेव गिरती है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो वेव एब्जॉर्ब होती रहेगी, एब्जॉर्ब होती रहेगी, और सफिशिएंट एब्जॉर्प्शन के बाद इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। तो देयर मस्ट बी टाइम गैप, लेकिन ऐसा टाइम गैप नहीं देखा जाता है। इंस्टेंटेनियस इफेक्ट है, जैसे ही लाइट गिरती है इलेक्ट्रॉन निकलना चालू कर देते हैं। सर ये 10⁻⁹ सेकंड इंस्टेंटेनियस इफेक्ट का टाइम स्लॉट है क्या? हाँ, 10⁻⁹ सेकंड के बाद इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू करते हैं। आपको नहीं लगता 10⁻⁹ सेकंड बहुत ही कम टाइम है? मतलब ऑलमोस्ट ये इमीडिएट इफेक्ट है ना, इट हैपेंस इमीडिएटली, बिना कोई गैप के इलेक्ट्रॉन निकलना चालू करते हैं। लाइट गिरती है और फट से इलेक्ट्रॉन निकलना चालू कर देते हैं। देयर इज नो डिले बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द लाइट, डिले नहीं है कुछ भी। जैसे ही लाइट गिरती है इलेक्ट्रॉन निकलना चालू कर देते हैं। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये भी वेव के साथ पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई वेव थियरी फेल्ड टू डू दिस। कल मैं और बताऊंगा इसके बारे में। बट इंस्टेंटेनियस इफेक्ट मतलब जैसे ही लाइट गिरती है इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स कमिंग आउट, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस इफेक्ट। ठीक है सर? हाँ बोलो। सर वो वेव अपना, हाँ एक सेकंड, ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ पे मैं स्टॉप कर ही देता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का कॉल